1 मई से 18 प्लस को कोरोना वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन। वैक्सीन से हारेगा कोरोना। देश में करीब 60 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। बारह तरह के पहचान पत्रों से हो पाएगा रजिस्ट्रेशन। अब सबकी वैक्सीन की बारी। आपकी कितनी तैयारी? जानिए वैक्सीनेशन से जुड़ी हर जानकारी। कॉल करके डॉक्टरों के पैनल से पूछिए सवाल। वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा लाइव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और 1 मई से महा वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आप ये देख लें कि आपकी तैयारी कितनी है। आज से देश भर में 18 साल से उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं उनके लिए टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बताया ये जा रहा है कि शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। कोरोना वैक्सीन के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आज इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है जो हमें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हर वो जानकारी देंगे जो आप जानना चाहते हैं। आपके मन में जितने भी सवाल हो आप वो सवाल एक कॉल के जरिए हम तक पहुंचाइए, हमारे डॉक्टर्स तक पहुंचाइए, जिसका जवाब आपको मिलेगा। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर पर आपको कॉल करनी है 012066933871। इस पर आप कॉल कीजिए। वैक्सीनेशन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी सवाल आपके जहन में हैं, उस सवाल का जवाब आप डॉक्टर्स के हमारे पैनल से पा सकते हैं। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स का जो पैनल मौजूद है उनमें प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर उपाध्यक्ष हैं, सीनियर डॉक्टर, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जायसवाल सीनियर डॉक्टर हैं। सबसे पहले जायसवाल जी आपके पास ही आती हूं। जहां तक बात वैक्सीनेशन की है, इसे लेकर कुछ दुविधा जरूर रही, लेकिन इस वक्त भारत में 2 तरह के वैक्सीन डल रहे हैं, तीसरे को भी मंजूरी मिल गई है। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है किस तरह से इस पर काम होगा? शिव कुमार जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल जी, कहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री व बनारस के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए इतने बृहद लेवल पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उन्होंने दिया है भारत को। और साथ ही मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिनके अथक प्रयासों से यूपी में भी वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। और मैं अपने यहाँ प्रशासनिक अधिकारी वाराणसी के सभी डीएम और कमिश्नर साहब, वो प्रशासन से लगे हुए सारे पुलिस से लेके सारे प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करूँगा, जिनके अथक प्रयास से बनारस में भी सुचारू रूप से वैक्सीनेशन चल रहा है। जी शिव कुमार जी, 18 साल से ऊपर के लोगों को भी अब 1 मई से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उनके बारे में भी आपसे जानेंगे कि किस तरह का उत्साह वैक्सीनेशन को लेकर आपको लोगों के मन में देखने को मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने से ये फ़ायदा है कि ग्रास लेवल पे कवरेज हो जाएगा कोविड के अगेंस्ट। वैक्सीनेशन लगने से जो डर भय पब्लिक में है कोविड का, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा।
क्योंकि वैक्सीन लगने से ये एंटीजन होते हैं जो कि बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बॉडी में कोविड के अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जिससे भविष्य में अगर कभी कोविड के वायरस अगर बॉडी के टच में भी आए तो इनका जो रूप है या जो ये वायरस अटैक करते हैं वो बहुत कम हो जाता है, जो उसका असर कम हो जाता है। जी शिव कुमार जी बने रहे हमारे साथ। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी लग जाए, ठीक है। हाँ। और हमारे दर्शकों से अपील है कि अगर कोई दुविधा मन में अब भी वैक्सीनेशन को लेकर है या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ये सवाल जहन में है, तो आप इस फोन नंबर पर डायल कीजिए और डॉक्टर से सीधे जवाब पाइए। प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर उपाध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर MC मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। MC मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है ये, बहुत बड़ा, 60 करोड़ की आबादी जिसे वैक्सीनेट किया जाना है, और जिस रफ्तार से इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? और पहले फेज में हमने अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखा और 60 वर्ष से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए रखा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए रखा। और उसमें जो हमारा टीकाकरण का जो लक्ष्य हमारा 50% पूरा हुआ केवल, जो ठीक होना 3 करोड़ लोगों को लगनी थी। उसके बाद 1 मार्च से 45 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी वालों को शुरू हुआ और 60 वर्ष से ऊपर वालों को शुरू हुआ। उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के टीकाकरण करवाने के बाद बढ़ोतरी आई थी, गति आई थी टीकाकरण अभियान में, और 1 अप्रैल से 45 वर्ष के सभी लोगों को शामिल किया गया। और उसके बाद 2 अप्रैल को 43 लाख टीकाकरण हुए पूरे देश में, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। हम ये चाहेंगे कि अब मई के महीने में हमें प्रतिदिन लगभग इतने ही 50 लाख टीकाकरण अगर रोज होते जाए और 15 मई से वो अगर 1 करोड़ पहुंच जाए या 80 लाख पहुंच जाए, हमारी क्षमता करीब है वैक्सीन की भारत की। अभी 2 ही वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड की क्षमता है 6 करोड़ प्रति माह की और कोवैक्सीन की है 1 करोड़ की। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम 7 करोड़ का आंकड़ा भी मई में पूरा कर लें तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाएगी। और जैसे ही स्पुतनिक आ जाए और जॉनसन की वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए, वो भी कुछ डोज दे दें, इसके बाद हमारी जाइडस कैडिला भी लॉन्च हो सकती है मई जून में। तो जुलाई से हमारे टीकाकरण के अभियान में बहुत गति आने की संभावना है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो 60 करोड़ या 70 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने की बात है और उससे भी ज्यादा, तो हम अक्टूबर-नवंबर तक कर लें उसको, क्योंकि टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे इस संक्रमण की गति को रोका जा सकता है और जो हमारी संक्रमण की तीसरी लहर या चौथी लहर आने से बचा जा सकता है, वो बड़े स्केल पर टीकाकरण से ही संभव होगा। बिल्कुल, लेकिन आप बता रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक का वक्त लग सकता है इस वक्त जिस रफ्तार से ये ड्राइव चल रहा है। डॉक्टर रामशंकर उपाध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का असर वैक्सीनेशन का देखने को मिल रहा है जो कोविड मरीज हैं उनके ऊपर। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में, जहन में पहले था कि अगर हमने वैक्सीन ले ली, वैक्सीन की दोनों डोज ले ली तो कोरोना नहीं होगा। अब बहुत हद तक ये बात क्लियर हो गई कि वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कि आप संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन उसका असर कम होगा। तो किस तरह से ये असरदार साबित हो रहा है? सबसे मेन चीज तो बात है, थैंक यू वेरी मच, कि इस तरीके के एक नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव को करने के लिए पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे भारत की लीडरशिप ने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि बच्चों की, जैसा आपने नंबर बताया कि लगभग 60 करोड़ की पब्लिक है जिसको कि वैक्सीनेशन किया जाना बहुत आवश्यक है, जिसके कि रिजल्ट अगर हम देखना चाहें तो इजराइल से देख सकते हैं। तो इजराइल में क्योंकि अपने जो डेटा है उसको पब्लिक किया हुआ है, वो पीयर रिव्यूड के लिए अवेलेबल है। तो जो भी देश वैक्सीनेशन की प्रोसेस में जा रहा है वो इजराइल के मॉडल को फॉलो कर सकता है, जिसके डेटा में उन्होंने क्लियरली दिखाया है
कि जिन लोगों के अंदर वैक्सीनेशन हो गया, इवन जो बच्चों में भी वैक्सीनेशन हो गया, तो पहली डोज के बाद में 33% गिरावट आ जाती है हॉस्पिटलाइजेशन। बिल्कुल, और भारत की दूसरा वैक्सीन को डोज लेकर, लग गया तो खासकर कम से कम कोवैक्सीन को लेकर, तो 62% अमेरिका ने भी, व्हाइट हाउस ने भी कह दिया, डॉक्टर ने वहां के, कि ये सबसे ज्यादा असरदार है और 600 से ज्यादा जो कोरोना के वेरिएंट है उस पर असरदार है ये। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ है, धर्मेंद्र है मुंगेर से। धर्मेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो जी बोलिए। नमस्कार मैम। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मैम हम ये बोल रहे थे कि हम 3 अप्रैल को लिए थे वैक्सीन का डोज। पहली डोज या सेकंड? पहली ठीक है, पहली डोज हम लिए हैं 3 अप्रैल का। ठीक है। तो अब जो है ये तो मैंने बोला था 6 या 8 सप्ताह बाद लेने के लिए। तो मैम जैसे हम पहली डोज लिए थे ना, एक टैबलेट मिला था हमको, और जब हम लेने के बाद इतना तेज बुखार आ गया था, रात को लगभग 1 बजे इतना तेज बुखार आया, तब तो वो टैबलेट खाया। तो बुखार कितने दिन बुखार रहा? ठीक हो गया उसके बाद? मैम 4 दिन तक तो हमको 5 दिन तक तो बुखार आया, ठंडा दे के बुखार आया। जब बुखार का खत्म हुआ तो पूरा शरीर में बदल। जी, डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। आपके सवाल का जवाब उनसे ही लेते हैं। मिश्रा साहब, ये बताइए कि बुखार, क्या ये सामान्य बात है? 5 दिनों तक इन्हें बुखार आया लेकिन अब ठीक है? बिल्कुल, ये बहुत साधारण साइड इफेक्ट है किसी भी वैक्सीन का, बुखार आना। और किसी को 1 दिन रहता है, किसी को 2 दिन, इनको 4-5 दिन रहा लेकिन ठीक हो गया उसके बाद। तो ये बिल्कुल, कोविशील्ड लगवाई है इन्होंने, कोवैक्सीन लगवाई है। जी, ये तो इन्होंने बताया नहीं। जी सर, आप दोनों ही वैक्सीन का बता दीजिए, किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, साइड इफेक्ट? हाँ ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो गया। अब दूसरा ले लिया आपने कि नहीं ले लिया? नहीं, अभी दूसरा इन्होंने लिया नहीं है, 3 अप्रैल को पहला लिया था। हाँ, तो अभी आप देख लीजिए कौन सी लगी है। अगर कोवैक्सीन लगी है तो आप मई के पहले हफ्ते में दूसरा लगवा लीजिए, और अगर कोविशील्ड लगी है तो जून के पहले हफ्ते में दूसरा लगवा लीजिए। कोई चिंता की बात नहीं है, ये बहुत साधारण साइड इफेक्ट है बुखार का आना, और ठीक हो जाता है सब में। पैरासीटामोल लेने से थोड़ा बहुत आपको हो सकता है शरीर में दर्द भी हुआ हो, कुछ लोगों को होता है, बहुत कम लोगों को हुआ है इस तरह का, और ये इसे कोई डरने की बात नहीं है। जी, और डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार या इस तरह की कोई साइड इफेक्ट ना हो तो इसका मतलब समझिए कि असर नहीं हुआ। असर तभी हो रहा है जब साइड इफेक्ट हो। तो इस तरह की भी सोच लोगों के मन में है, क्या ये सही है? नहीं, ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि जो साइड इफेक्ट होते हैं वो करीब 60% लोगों को होते हैं, 40% लोगों को नहीं होते हैं। उनका शरीर उनको उतना साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो इसमें ये बात नहीं है, हम कहते हैं कि जिनको साइड इफेक्ट नहीं आया तो उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो 80% लोगों को बनेगी ही, जितनी वैक्सीन की एफिकेसी है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी, वैक्सीन कारगर नहीं होगी। ठीक है। डॉक्टर शिव कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी, वहां पर वाराणसी में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी दी जा सके? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इसकी व्यवस्था है? ऑनलाइन कहा जा रहा है कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि हॉस्पिटल्स में और जो वैक्सीनेशन सेंटर वहां भीड़ ना हो, लेकिन जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? यहाँ पे बहुत से जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी, सीएचसी एंड डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे वैक्सीन की व्यवस्था है। प्लस कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था किया गया है। जो भी हॉस्पिटल इंटरेस्टेड रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, उनके यहाँ प्रशासन ने व्यवस्था कर रखा है। यहाँ वैक्सीन की पूरी इंतजाम है और पूरा प्रशासन की तरफ से सहयोग है, और हॉस्पिटलों को दिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप वैक्सीन के लेना चाहें, अवेलेबल कराना चाहें तो वहाँ पे व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराने का।
तो यहाँ पे इस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है पब्लिक के लिए। जी प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय, क्या आप अभी तक के जो इंतजाम जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव ये चल रहा है, उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला कि लोग पहुंच रहे हैं, कतार में खड़े हो रहे हैं और फिर पता चलता है कि जी आज तो वैक्सीन ही खत्म हो गई, इंजेक्शन खत्म हो गया, आप बाद में आइएगा। जो सिस्टम जो है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और जिस तरीके से जिला स्तर के ऊपर और स्टेट स्तर के ऊपर जिस तरीके से इसके इंतजाम किए गए हैं, उनमें धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। लेकिन इसी प्रोसेस में एक काम ये करना चाहिए कि हमको एक नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम होने चाहिए, सोशल मीडिया का अधिकतर यूज करके लोगों के अंदर से इस तरीके का भय निकाल देना चाहिए। नहीं तो एक स्थिति ऐसी भी थी कि सेंटर के ऊपर लोग नहीं पहुंच रहे थे आज से 15 दिन पहले, और हमारी 6 से 7% या 10% वैक्सीन जो है वो बेकार भी हो रही थी। जी, बर्बाद भी हो रही थी। मीडिया ने बहुत सहयोग किया है, एक्सपर्ट्स ने अपने समय पर आकर के उचित निर्देश दिए हैं, जिसका के लाभ हमको मिल रहा है। बिल्कुल यही कोशिश है हमारी, यही कोशिश है कि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवाएं और जो वैक्सीन है बर्बाद ना जाए, ये भी एक कोशिश है। देहरादून से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मैं गंभीर रावत देहरादून से। जी रावत जी बोलिए। हाँ, मेरा सर डॉक्टर मिश्रा सर से एक सवाल है कि जो वैक्सीनेशन 1 मई से होना है, तो वैक्सीन जैसे कोई लोग शुगर की दवाई खाते हैं, कोई बीपी और कोई थायराइड की, तो उनके लिए वैक्सीन लगाना ठीक रहेगा या कोई प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे? ठीक है। हाँ। एमसी मिश्रा जी, जो बीपी की या दूसरी बीमारियों की दवाई खा रहे हैं, क्या वो भी जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या फिर उन दवाइयों से परहेज कुछ दिन के लिए करना होगा उन्हें? नहीं, कोई परहेज करने जैसी कोई बात नहीं है इसमें, केवल दवाई लेते रहें और जिस दिन वैक्सीन लगवाने जाएं उस दिन भी अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई अवश्य ले लें ये, और थायराइड की दवाई भी ले लें अगर ले रहे हैं, और वैक्सीन बिल्कुल टीका आराम से लग जाएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और टीका लगा के आधा घंटा वहाँ प्रतीक्षा करें कोई रिएक्शन के लिए और फिर अपने घर आ जाएं। डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय, एक सवाल आपसे भी है कि आप बहुत सारे मिथ, बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल कि उनकी इम्यूनिटी भी असर डालेगी कि वैक्सीन ले या ना ले, तो कौन कितना शारीरिक तौर पर मजबूत है इस पर निर्भर करता है कि वैक्सीन ना ले, जो कमजोर है वो ना ले, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? चल रहे हैं तो ये मिथी है, लेकिन ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको कोई अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन है, कोई प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो अपने एक बार क्लिनिशियन से परामर्श लेने के बाद में वैक्सीनेशन के लिए जाएं। जैसे कि खास करके जिन लोगों के प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम हैं या ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन से वो लोग पहले से लड़ रहे हैं, या फिर कुछ महिलाएं हैं जिनको के प्री मेनोपॉजल जो फेज में हैं, या जो महिलाएं किसी तरीके से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर हैं, तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग जरूर अपने जो है क्या है कंसल्ट फिजिशियन से बात करने के बाद में वैक्सीनेशन के लिए जाएं। लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक कवर ट्रीटमेंट शायद उनके जो प्रैक्टिशनर हैं वो उनको एडवाइज करें वैक्सीनेशन लेने के पहले। लेकिन ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो फिट एंड फाइन है या जिनका डिजीज मैनेज है, कंट्रोल्ड है और अपने क्लिनिशियन के संपर्क में है, वो डायरेक्ट जाकर के वैक्सीन को ले सकते हैं। ये अहम बात आपने बताई है। इसे और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से करूंगी। सीनियर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, ये बताइए कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, अब कोरोना की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ओपीडी सेवाएं बंद हैं और बहुत सारे क्लिनिक भी जो हैं वो दूसरी चीजों में व्यस्त हैं। ऐसे में लोगों के जहन में अगर सवाल खुद को लेकर हो कि वो वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, तो किस तरीके से उस सवाल का समाधान वो हासिल कर सकते हैं? क्या कोई पैरामीटर है कि वो खुद को भी नाप तोल सकते हैं कि वो वैक्सीन लेने के लिए सक्षम है? देखिए मेहता जी,
समय जो लहर चल रही है और जिस प्रकार के जो प्रसार है वायरस का इतना तेजी से पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो 30 से 50 गुना प्रसार इस समय सामने आ रहा है। तो ये जो दूसरी लहर है बहुत खतरनाक स्थिति में है। जैसा कि स्पेकुलेशन है कि कहीं थर्ड वेव और फोर्थ वेव की भी बात, इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा कदम भारत सरकार द्वारा 18 साल से ऊपर की जो के लोग जिनको कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, चाहे इन्फेक्शन की चेन बनाने की पॉपुलेशन जो ससेप्टेबल है या फिर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ में जो मौत के आंकड़े में इजाफा करने वाली पॉपुलेशन, तो इसमें ये जो लोग हैं बड़ी संख्या में हैं और एक बड़ा कदम मैं कहूँगा कि ये हिस्टोरिकल होगा कि सभी को वैक्सीन का मौका मिल रहा है इस कोविड-19 के वैक्सीन। जहां तक वैक्सीन का सवाल है और लगवाने का, तो इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो या 18 साल के कम उम्र के, इनको छोड़ करके सभी में वैक्सीन लगाया जा रहा है और कोई ऐसा कंट्राइंडिकेशंस नहीं है अदर देन कि यदि कोई वैक्सीन लगाने से यदि किसी को कोई एलर्जी होती है या कोई पुरानी इस प्रकार का कोई हिस्ट्री है उनकी कि वैक्सीन में जो कंटेंट होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं या और जो कंटेंट्स हैं, उसकी वजह से यदि कोई किसी में एलर्जिक रिएक्शन रही हैं, उनको छोड़ करके बाकी किसी में कोई ऐसा कंट्राइंडिकेशन नहीं है और सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ये प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, और सभी को उत्साह के साथ आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये उनकी सेफ्टी के लिए, उनके परिवार की सेफ्टी के लिए ही जरूरी है। गणेश, एक कॉलर हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ गए हैं। गणेश जी, क्या सवाल आपका? मेरे को 2019 दिसंबर में प्रोस्टेट में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था एम्स ऋषिकेश में, और उसके बाद मेरे को जो है उन्होंने मेरा जो है PSA बढ़ रहा था तो PET-CT करवाया था, तो मेरा जो है उन्होंने फिर मेरे को रिकमेंड कर रखा है कि आप लियो को 22.5 इंजेक्शन क्वार्टरली लगाइए। ठीक है, 2 लग चुके हैं, तो मेरे को वैक्सीनेट करना है, चाहिए नहीं? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर MC मिश्रा जी से लेती हूँ। डॉक्टर MC मिश्रा जी, इनकी ट्रीटमेंट चल रही है, लियो इंजेक्शन इन्हें लग रहा है, तो क्या ये कोरोना वैक्सीन भी ले सकते हैं? बिल्कुल, ये इनको कैंसर प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट चल रहा है और ये अवश्य वैक्सीन लगवाएं। उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये हार्मोन ट्रीटमेंट पे है, उसका इंजेक्शन इनको मिल रहा है जो 3-3 महीने पे बताया गया है इनको। तो बिल्कुल ये निडर होके वैक्सीन लगवाएं। और वैक्सीन का, जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा, कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर पहले इंजेक्शन पे किसी को एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन हुई है, और एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन हम उसे मानते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर दूसरी डोज ना लगवाएं। लेकिन और या फिर किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी की हिस्ट्री है कि वो कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, बहुत कई लोगों को होता है, रेयर, कई लोग एड्रेनलिन अपने साथ लेके चलते हैं, केवल उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी और 18 साल से नीचे के अभी लोगों को नहीं मिल रही है। दूसरे, हमारे यहाँ दोनों वैक्सीन सभी लैक्टेटिंग जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, केवल उनको अभी ट्रायल में शामिल नहीं किया गया था। तो ये ग्रुप्स को छोड़ के बाकी हर एज ग्रुप के, हर बीमारी के, बल्कि जिनको बीमारियां हैं वो तो बिल्कुल ही लगवाएं, क्योंकि उनमें तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से सेफ है ये दोनों ही इंजेक्शन। हालांकि सवाल इसे लेकर भी हो रहा है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, और अब जब तीसरी वैक्सीन भी आ जाएगी स्पुतनिक 5, तो उसे लेकर भी सवाल जरूर लोगों के जहन में। इस पर भी आपसे जानेंगे। डॉक्टर्स, आप सभी हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे आप जान सकते हैं वैक्सीनेशन से जुड़ी किसी भी अपने सवाल के जवाब। विशाल मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, बताइए क्या सवाल आपका? सर, मैम, मेरे चाचा जी हैं राजकुमार जी, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, 8-9 साल हो गए हैं, तो वो इंजेक्शन लगवाए हैं नहीं? 8-9 साल हो चुके हैं ऑपरेशन को?
डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय, 8-9 साल हो गए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, इंजेक्शन लगवाएं या नहीं? या बिल्कुल लगवा सकते हैं। कोई सोचने की बात नहीं है। 8-9 साल हो गए हैं और सारे उनके रिपोर्ट्स ठीक हैं। कोई किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, मिश्रा जी ने, वेद प्रकाश जी ने, और सेफ्टी और एफिकेसी प्रूवन है सारे वैक्सीन की। तो उनको जो है इंजेक्शन ले लेना चाहिए, और एक और कोमॉर्बिडिटी जैसा कंडीशन है तो उसको डिले करने का भी कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर वेद प्रकाश, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो रिसर्च करते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं, और कोविशील्ड सही है या कोवैक्सीन सही है, कईयों ने रिसर्च कर रखी होगी और हो सकता है उनकी अपनी पसंद भी हो। तो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या लेने वाले के ऊपर है या किस तरीके से हो रहा है? देखिए मेनका जी, अलग अलग सेंटर्स के लिए अलग अलग वैक्सीन को डेजिग्नेट किया गया है, और जो वैक्सीन जिस सेंटर के लिए है उस रीजन में जो लोग आ रहे हैं उनको वही वैक्सीन देने का प्रावधान किया गया है। जहां तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड की एफिकेसी और सेफ्टी की बात है तो ये लगभग बराबर हैं, और सेफ्टी का कोई इश्यू अब नहीं बचा है। करोड़ों करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बहुत सेफ हैं, और अराउंड 80% जो प्रोटेक्शन है वो सभी उसमें मिल रहा है। तो इसलिए कोई इस प्रकार की भ्रांति नहीं है कहीं, यानी बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, जो भी इंजेक्शन वहां पर अवेलेबल है वो लेना चाहिए, डोज लेनी चाहिए। अनूप देहरादून से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम नमस्कार। नमस्कार जी। अनूप चौरसिया बोल रहा हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। मैम कहिए क्या सवाल आपका? मैम ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद आधा घंटे आप पेशेंट को वहीं पे स्टे करवाएंगे। मैं अनूप चौरसिया। जी, आपका सवाल क्या है? मैम मेरा सवाल ये है कि जब आप वैक्सीनेशन कर देते हैं पेशेंट को और आधा घंटे आप वहीं पे केंद्र पे स्टे करवाते हैं, जी मेरा सवाल जी, सवाल पूरा कीजिए अनूप जी। जब आप वैक्सीनेशन करा देते हैं पेशेंट को और आधा घंटे वहीं पर आप बैठालते हैं पेशेंट को, उस समय पेशेंट में क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कृपया करके हमें बता दीजिए। मैम जी बिल्कुल। डॉक्टर MC मिश्रा जी, आधे घंटे का इंतजार क्यों किया जाता है? किस तरह के साइड इफेक्ट उस दौरान आ सकते हैं, इसे लेकर डर इनके मन में? मेनली जो हम लोग इमीडिएट पोस्ट वैक्सीनेशन देखना चाहते हैं कि इनको किसी तरह का कोई चक्कर आया, यानी एनाफाइलेक्टिक कोई रिएक्शन हुआ जिससे कोई ब्लड प्रेशर कम होता है किसी का, कोई रिएक्शन जो घातक रिएक्शन होती है वो इमीडिएट होती है, वो बाद में नहीं होती है, बाद में बुखार आता है। तो इसलिए उस तरह गंभीर रिएक्शन के लिए आधे घंटे देखते हैं, और आधे घंटे में अगर नहीं हुई रिएक्शन तो फिर नहीं होती है, फिर वो बुखार आएगा, थोड़ा इंजेक्शन की साइड पर दर्द होगा, या किसी के दूसरे दिन पेट में दर्द हो सकता है, हो जाए, वो सब हो सकता है। लेकिन या शरीर टूटने लगे या शरीर में थोड़ा हेडेक हो जाए, वो सब बाद में हो सकता है। लेकिन इमीडिएट जो मेन हमारा कंसर्न होता है ब्लड प्रेशर का कम होना, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन बोलते हैं उसको, इंजेक्शन की जो तुरंत रिएक्शन होती है, तो वो, और या वेसोवेगल किसी को हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको देखने के लिए वहां पर बैठा लेते हैं, और उसके बाद वो नहीं होता है तो फिर घर भेज देते हैं। और लोगों को हम ये भी कहते हैं कि लोग अपना नाश्ता करके आए, खाना खा के आए, खाली पेट ना आए इंजेक्शन लगवाने। जी डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल, क्या अभी तक जो आधे घंटे बैठाया जाता है इंजेक्शन के बाद देखने के लिए, तो कोई गंभीर साइड इफेक्ट आपके जहन में कोई?
अभी तक हमारे जहन में तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट आया नहीं है। कभी कभी मरीज चक्कर की शिकायत करते हैं या हल्का सा डिजीनेस होता है, बताते हैं कि लगने के बाद चक्कर आया है। कभी एक भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन मैंने अभी तक नहीं देखे हैं जी, यानी कि डर की कोई बात नहीं है। और गिरीश में ऐसा रिपोर्टिंग नहीं है जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, आपके पास आती हूँ। एक दर्शक हैं, गिरीश हैं जायसवाल, जो इस वक्त नैनीताल से हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश जी, बताइए क्या सवाल आपका? गिरीश जोशी है मैम नाम मेरा। जी, गिरीश जोशी जी, कहिए। मैम मेरी कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था इनको। मैम क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इलाज चल रहा है अभी। इनकी 2 दवाइयाँ चलती हैं, एक ब्लड पतला करने वाली और एक बीपी की चलती है जी। मैम क्या कहते हैं, मैं इनको इन कंडीशन में क्या कहते हैं ये इंजेक्शन लगा सकता हूँ कोरोना वैक्सीन वाला? कितने वक्त पहले आप इससे रिकवर आपने किया है? इनको 1 साल हो जाता है। जब पिछले साल ये आपका क्या कहते हैं लॉकडाउन लगा था, तो ठीक उसी दिन पड़ा था इनको। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से लेती हूँ। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आप सवाल सुन पाए तो बताइएगा, जो इनका कंफ्यूजन है इंजेक्शन लेने को लेकर, क्या वो डर वाजिब है या फिर डरने की जरूरत नहीं है? देखिए गिरीश जी, कोई ऐसी डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जितने भी सेंटर्स हम लोगों ने डेजिग्नेट किए हैं, सेंटर्स पे पूरी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे सारी आपकी जो भी सवाल है उनका जवाब भी दिया जाएगा, और कोई भी जो वैक्सीन है जो दी जा रही है बहुत ही सेफ है। किसी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे तक वहाँ पे इंतजार किया जाता है, और सभी जिस प्रकार का कोई, जैसा कि अभी डॉक्टर MC मिश्रा सर ने बताया कि वहाँ पे कोई इमीडिएट अगर कोई रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन होता है, तो उसको वहाँ मैनेज करने के लिए तमाम टीम वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ पे एक्सपर्ट उपलब्ध है, और वहाँ पे जो जी जी आपकी आवाज़ थोड़ी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ पर वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन की ज़रूरत होगी। क्या सक्षम है हम, जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया जाना है, उतनी संख्या में हमारे पास वैक्सीन किस तरह से उपलब्ध हो पाएंगी? जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी जो क्षमता अभी की है इन दोनों वैक्सीन की, उसमें 6 करोड़ हमारे पास कोविशील्ड की प्रतिमाह बनती है और 1 करोड़ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बन रही है। तो 7 करोड़ वैक्सीन हमारे पास है पूरे देश के लिए, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में। तो जहां पे भी जिसको जो भी वैक्सीन मिले, तो हम मैक्सिमम 1 महीने में अगर हम पूरा दोनों वैक्सीन के कोटे को इस्तेमाल कर पाएंगे, तो अभी फिलहाल मई के महीने में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी 7 करोड़ वैक्सीनेशन हो जाए। हो सकता है कुछ वेस्टेज हो और कुछ ना इस्तेमाल हो पाए तो थोड़ी सी उससे कम रह जाए, बट मेरे ख्याल से भारत सरकार का और राज्य सरकारों का ये उद्देश्य होगा और ये उनका लक्ष्य भी होगा कि जितनी वैक्सीन हमें मिले वो हमारी इस्तेमाल हो जाए। और ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी बन जाती है कि जब उनका वक्त आए वैक्सीन जरूर जाकर लगवाएं, क्योंकि अगर कोई वैक्सीन नहीं लगाता तो वो वैक्सीन बर्बाद जाती है। अरुण, एक कॉलर हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अरुण जी, क्या सवाल है आपका? अरुण जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और फिर अपना सवाल बताइए। मैम एक्चुअली मेरे फैमिली में ना हम लोग साइकिलिंग से एलर्जी है। जी, एक बार फिर बोलिएगा। मैम हमारे फैमिली में हम सबको ना डॉक्सीसाइक्लिन, मॉक्सीसाइक्लिन सॉल्ट से एलर्जी है। ठीक है, तो आपका सवाल है कि क्या इस एलर्जी के साथ आप इंजेक्शन ले सकते हैं या नहीं, वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ये इंजेक्शन ले सकता हूँ कि जैसे मुझे डॉक्सीसाइक्लिन से एलर्जी है, कल को मैं इंजेक्शन लगवाऊं तो मुझे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए इससे? जी, डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय, क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं, और अगर लेते हैं तो किस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है जिससे घबराने की जरूरत नहीं? पहली बात तो यह है कि ये कारण क्लियर नहीं है कि वो ये दवाई उनको क्यों लगती है या क्यों ले रहे हैं। पहले ये डिजीज जिस चीज के लिए ले रहे हैं वो रिजॉल्व हो तो अच्छा है, अदरवाइज
कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई भी ड्रग इंटरेक्शन जैसा सिचुएशन नहीं है, तो वैक्सीन निश्चित रूप से लिया जा सकता है। लेकिन जो पहले का उनका कंडीशन है वो भी रिजॉल्व होना चाहिए। और एक सवाल और भी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में इस तरह के सवाल होंगे, क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर या फिर किसी और तरीके से भी अपने इन सवालों का जवाब ले सकते हैं? इस तरह की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है, क्या बनाई गई है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर? डॉक्टर रामशंकर जी, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन को? जी, सवाल ये है कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचते हैं और वहां पर अगर उनके मन में कोई डर, कोई भय या कोई सवाल है, तो क्या वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि उनके सवालों का जवाब देने के लिए वहां कोई होगा? हाँ, निश्चित रूप से डॉक्टर्स की भी व्यवस्था है वहां पर, और जो लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि या तो आप स्वयं से उनको बता सकते हो, और यदि आप जो है क्या नहीं, तो वो भी जो है क्या है, कुछ सर्टेन क्वेश्चन, करीब 5 या 6 क्वेश्चन का क्वेश्चनायर है जिसको कि वो हर एक पेशेंट को पूछते हैं। लेकिन किसी भी तरीके की मन में दुविधा, संशय, डाउट किसी भी पेशेंट के मन में है, उसका निश्चित रूप से जो है क्या वहां पर निदान करने के लिए टीम उपलब्ध है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और एक और दर्शक हमारे साथ है, विशाल प्रयागराज से। विशाल जी, बताइए क्या सवाल आपका? जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी। चाहता हूँ मैम, हमारे घर में कोरोना हुआ है, नेगेटिव हो चुका है, तो उनको वैक्सीन कब लगवाया जाए? एक बार फिर से अपनी बात रखिएगा। मैम, हमारे घर में मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव थी, अब वो नेगेटिव हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है। जी, कितने वक्त पहले नेगेटिव हुई हैं वो? मैम 4 दिन पहले। हाँ जी, 4 दिन पहले मैम, 4 दिन पहले। ठीक है, इस सवाल का जवाब डॉक्टर एमसी मिश्रा जी आपसे चाहूंगी। 4 दिन पहले कोरोना से ये नेगेटिव हुई हैं, कितना इंतजार इनको वैक्सीनेशन के लिए करना चाहिए? 2 सप्ताह के बाद ये टीकाकरण करा सकती हैं। 2 हफ्ते के बाद टीकाकरण करवा सकती हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, अगर कोई शख्स जिसने वैक्सीन की पहली डोज ली है उसके बाद संक्रमित हो जाता है, दूसरी डोज फिर वो कब ले? देखिए मेनका जी, जिस प्रकार से जो डोज है, हमारे ये कहा हुआ है कि जितने भी सीरियस डिजीजेज हैं, चाहे वो आईसीयू में कोई मरीज है, उसको हम लोग डॉक्टर वेद प्रकाश, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा आपके पास आऊंगी। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी से ही इस सवाल का जवाब भी लूंगी। डॉक्टर साहब, अगर किसी ने पहली डोज ली है वैक्सीन की, कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो दूसरी डोज वो कब ले? वही संक्रमण के 4 सप्ताह बाद और रिकवरी के 2 सप्ताह बाद कभी भी वो ले सकते हैं टीकाकरण की दूसरी डोज। और उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? क्या फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? क्योंकि पहली डोज के वक्त ही दूसरी डोज की तारीख मिल जाती है, तो वो शख्स क्या करे, कैसे करे? रजिस्ट्रेशन की तो अभी प्री रजिस्ट्रेशन को तो वैसे भी हटा दिया गया था, जब से 1 अप्रैल से जब सबके लिए खोल दिया था इसको, तो ऑन द स्पॉट आके भी लोग अपना आईडी लाके और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के और टीकाकरण प्राइवेट में और सरकारी उसमें भी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे तो हमेशा अच्छा रहता है, उससे पता भी रहता है कि आप आएंगे, तो उनको जितनी भी डोज वगैरह है उसका सब अंदाज रहता है, और वो अच्छा रहेगा कि आप इन्फॉर्म करके आए। लेकिन वो कंडीशन भी हटा ली गई थी बीच में, और लोग ऑन द स्पॉट आ रहे थे, रजिस्ट्रेशन करा के टीकाकरण करा रहे थे, कोई समस्या नहीं आई उसमें। ठीक है, ठीक है। प्रयागराज नाम के दर्शक हमारे साथ इस वक्त अंबेडकर नगर से जुड़े हैं। प्रयागराज, बताइए आपका क्या सवाल है? मैं हार्ट का पेशेंट हूँ जी, और मेरी उम्र 50 साल है और मुझे कोई सिम्टम नहीं है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? कोई सिम्टम नहीं है, 50 साल उम्र है, हार्ट के पेशेंट है। डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे कार्डियक पेशेंट हो या कैंसर का पेशेंट हो, अगर वो वैक्सीन लगवाना चाहे तो वो लगवा सकता है। जी, वैक्सीन
प्रोटेक्शन के लिए है तो, और इसमें लगवाने में कोई हर्ज नहीं है पेशेंट को। ठीक है, तो वो आराम से वैक्सीन लगवा सकता है। ठीक है, आप ये जानना चाहूँगी, ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं लोगों के यही सवाल आ रहे हैं कि उनको ये बीमारी है या 1 साल पहले थी, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ही पूछूं डॉक्टर वेद प्रकाश कि किस किस सिचुएशन में वैक्सीन से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे कि फहरिस्त है कि फहरिस्त इस बात की लंबी है कि कोई भी बीमारी हो आप वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो कब सचेत रहने की ज़रूरत है, कब थोड़ा परहेज करने की ज़रूरत है? डॉक्टर वेद प्रकाश, चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय, आपको क्या लगता है क्यों ज्यादातर लोगों के जहन में यही सवाल है कि वैक्सीन वो ले या ना ले? क्या अभी भी डर है इसे लेकर, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया भी है? ये रिपोर्ट्स भी न सिर्फ भारत से बल्कि बाहर से भी आई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का असर कम हो रहा है शरीर पर। जी, ये इस तरीके की स्थिति शुरुआत में बनी थी कि जब लोगों के मन में इस तरीके का संशय था, लेकिन धीरे धीरे करके एक ये मीडिया के प्रचार के बाद में, एक्सपर्ट के समझाने के बाद में, मुझे लगता है ये डर कुछ हद तक निकल गया है और लोगों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है पिछले 15 से 20 दिन के अंदर क्या है, और अधिकांश लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। केवल उन्हीं लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है जिनको के किसी वजह से कोई बहुत सीरियस कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो वो निश्चित रूप से अपने क्लिनिशियन से परामर्श लेने के बाद में वैक्सीनेशन के लिए जाएं। जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो पेशेंट जिनके के प्लेटलेट्स काउंट 30% से भी कम है नॉर्मल से, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से पहले इस बात को पता करें कि उनके प्लेटलेट क्यों कम हैं। तो अपने जो भी जनरल प्रैक्टिशनर है या जो भी फिजिशियन है जिसके वो संपर्क में हैं, तो इस तरीके की कोई पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई सिचुएशन है या डिजीज है, तो निश्चित रूप से उसको रिजॉल्व कराने के बाद में वैक्सीनेशन की प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। डॉक्टर एम.सी. मिश्रा, आपसे जानना चाहूँगी कि 18 साल से अब ऊपर के सभी लोग ले सकेंगे, वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। अभी तक की जो रिपोर्ट बता रही है, किन पर इस वैक्सीन का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है या सब पर सामान्य रूप से ही देखने को मिल रहा है? आपका देखिए, ये उस पर निर्भर करता है कि हम कितना हेल्दी है, कितना स्वस्थ है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे अपने शरीर की कितनी अच्छी है। इसीलिए वैक्सीन हम सबको लगवाने को इसीलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी वजह से आपको, मान लीजिए गुर्दे की बीमारी है या लिवर से आप बीमारी से ग्रसित है, या आपको डायबिटीज है, या आपको कोई कैंसर का इलाज चल रहा है जिसमें कीमोथेरेपी लग रही है, या आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कोई कीमोथेरेपी चल रही है, मेथोट्रेक्सेट मिल रहा है, इन सब कंडीशंस में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और इस तरह के व्यक्तियों को तो जरूर अवश्य वैक्सीन लगवानी चाहिए, और हेल्दी आदमी को तो लगवानी ही चाहिए। तो हम उन लोगों को इसलिए कहते हैं कि शायद उनमें उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता न बन पाए, फिर भी जितनी भी बनेगी उतनी पर्याप्त होगी कोविड की बीमारी को गंभीर होने से बचाने में, और हो सकता है मृत्यु भी बच जाए। इसलिए उद्देश्य हमारा टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोविड की बीमारी गंभीर न हो और हम वेंटिलेटर पर न जाए आईसीयू में। बिल्कुल, और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है कि कोरोना संक्रमित हो भी जाए तो मौत को मात देने की जरूरत है। दलजीत हमारे साथ है लखनऊ से। दलजीत, बताइए क्या सवाल आपका? हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो कि लगाई जा रही है अलग अलग सेंटर्स पर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, पीजी का स्टूडेंट हूँ, और जैसे मुझे प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होगी, तो अगर मैं जैसे ये वैक्सीन लगवाता हूँ तो इसका कोई साइड इफेक्ट जैसा कुछ आएगा मुझे एज अ स्टूडेंट? मैं क्या इसको लगवा सकता हूँ? क्या ये सिक्योर है पूरी तरह? डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय, सवाल का जवाब दीजिए।
हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं। यदि आपको पहले से कोई इस तरीके का इशू नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, और बेधड़क निडर होकर के आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, और इसके जनरल स्वास्थ्य के ऊपर आपके कोई असर नहीं पड़ेगा और आपके काम में किसी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, मिश्रा जी ने, वेद प्रकाश जी ने, कि सेंटर के ऊपर भी आप आधा घंटा वैक्सीनेशन के बाद रुक सकते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या किसी तरीके का कोई भी माइन्यूट भी सिम्टम्स आता है तो दैट विल बी ट्रीट देन एंड देयर, सो यू डोंट नीड टू वरी, गो अहेड फॉर द वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारियां आप लोगों ने दी और सवालों के जवाब भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक सवाल एमसी मिश्रा जी आपसे आखिर में, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वैक्सीन हमें बार बार लगवानी पड़ेगी हर 6 महीने पर, क्या ऐसा है? ट्रायल शुरू हुआ है, बूस्टर देना शुरू किया है 6 महीने बाद अप्रैल, और बाकी टीके अभी 6 महीने होने वाले हैं। जैसे 16 दिसंबर को शुरू हुआ था मॉडर्न और फाइजर की जो वैक्सीन है यूएसए में उसका, और 16 जनवरी को हम लोगों ने देना शुरू किया है। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर मिलना बाकी है, लेकिन संभवतः ये वैक्सीन कम से कम 6 महीने पर नहीं तो साल पे तो लगवानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे फ्लू वैक्सीन हर साल लगवाई जाती है, और जिस तरह के इस वायरस का चरित्र है उस हिसाब से यही प्रतीत हो रहा है कि ये तो हम लोगों को हर साल लगवानी ही पड़ेगी। अभी कितना प्रोटेक्शन वैक्सीन देती है इसका अभी उत्तर आना बाकी है। तो जी, यानी कि एक तरफ हमें मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी रखनी है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है अगर कोरोना को मात देना है तो। आप सभी खास मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो जो बात समझ में आई सभी डॉक्टर से बात कर यही कि वैक्सीन से डरना नहीं है, बल्कि अगर आप कोरोना को मात देना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, इस जंग को जीतना चाहते हैं और देश को जिताना चाहते हैं, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए जब भी आपकी बारी आए। धन्यवाद। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। साथ ही कई राज्यों ने